जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हीरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, हम लोग ने क्लास 10th की ज्योग्राफी का शुभारंभ किया था, जिसमें 2 क्लासेस हो चुकी थी। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर को ही, जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे अभी तक? बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो क्लास 10th का ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वो पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें लेक्चर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ रहे थे, जिसमें संसाधनों का वर्गीकरण हो चुका था। आज हम लोग संसाधन का संरक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक, संसाधन का संरक्षण, संसाधन का नियोजन। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग संसाधन नियोजन को स्टार्ट करते थे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब क्या है? संसाधन का नियोजन कहने का मतलब क्या है कि संसाधन नियोजन। ठीक, संसाधन नियोजन का मतलब होता है, अर्थ होता है कि संसाधन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वे पर्यावरण में वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक, संसाधन नियोजन मतलब किसी भी संसाधन का नियोजित तरीके से प्लानिंग करके सोच समझ के उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। तो हम लोग समझते हैं उसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण कहने का मतलब है कि कोई भी संसाधन का सोच समझकर उपयोग करना, नियोजित तरीके से उपयोग करना, प्लानिंग के साथ उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहने का मतलब क्या हुआ? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, सोच समझकर उपयोग करना, प्लानिंग के साथ उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कोई भी संसाधन का उपयोग करने से पहले हम लोग उसके बारे में सोचेंगे कि संसाधन को कैसे करने से क्या होगा, कितने संसाधन का उपयोग करने से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा संसाधन संरक्षण होगा, इसके आगे आने वाले लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। इसका सोच समझकर उपयोग करना होगा। ठीक, उसका सोच समझकर उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, सोच समझकर उपयोग करना, प्लानिंग के साथ उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक, आप लोग संसाधन नियोजन समझ गए होंगे कि क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं, आगे संसाधन संरक्षण के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार संसाधन नियोजन था उसी प्रकार क्या है? संसाधन संरक्षण भी है। संसाधन संरक्षण कैसे होगा कि संसाधन आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक, अब संरक्षण का मतलब क्या है? संसाधन संरक्षण का मतलब क्या है कि संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। किसी भी संसाधन को बचाना, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए, भविष्य के लिए बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या है? भविष्य को देखते हुए संसाधन का उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण है क्या कि संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधन नियोजन में क्या था? सिर्फ संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। लेकिन संसाधन संरक्षण में क्या है कि संसाधन का नियोजन करना, उसके बाद उसको सोच समझकर उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या हुआ? संसाधन का नियोजित तरीके से, नियोजन तरीके से और उसको विवेकपूर्ण उपयोग करना, सोच समझकर उपयोग करना, प्लानिंग के साथ उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, कोई भी संसाधन का उपयोग करने से पहले उसके बारे में योजना बनाएंगे। ठीक, कि कैसे करने से क्या होगा, संसाधन का उपयोग करने से क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा या संसाधन संरक्षण होगा कि नहीं होगा। इसीलिए संसाधन को उपयोग करने से पहले संसाधन नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है।
संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, जैसे में हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे में एक ले लिए हम लोग जल, ठीक, जल ले लिए। ठीक, अगर हम जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में क्या होता है कि जल का लोग बहुत अधिक उपयोग करता है, बहुत अधिक दोहन करता है। जैसे नहाने गया तो 25-25 बाल्टी से नहाता है लोग। इसलिए जितना ज़रूरी उतना ही संसाधन का उपयोग करेंगे, उतना ही जल का उपयोग करेंगे, तब क्या होगा? संसाधन संरक्षण होगा। जैसे गए, अब नहा रहे, बाल्टी का बाल्टी पानी नहा रहे, हम लोग आगे नहीं देख रहे कि जल की कमी हो रही है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर किसी भी संसाधन का उपयोग करेंगे, दोहन करेंगे, तो आगे जाकर क्या होगा कि संसाधन की कमी हो जाती है। और जैसे जल का उपयोग करेंगे, जल स्तर नीचे आ जाता है। ठीक, इसी वजह से हम लोग संसाधन का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संसाधन का संरक्षण करके अगर उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके बाद आगे भविष्य में जो लोग उसका उपयोग करेंगे, तो संसाधन संरक्षण होगा तब ना उसका उपयोग करेगा। आगे के लिए बचाव करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक, संसाधन संरक्षण क्या हुआ कि संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही, सोच समझकर ही उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके, इसका लाभ ले सके। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, संसाधन संरक्षण को और अच्छे से समझते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। अब संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन, आपसे अगर कोई पूछेगा कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग, संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण, अति दोहन के कारण क्या होता है कि संसाधन संरक्षण जरूरी है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधनों के अति उपयोग और संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण क्या है? जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे कि संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो आप क्या कहेंगे कि संसाधन अति उपयोग और विवेकहीन तरीके से जो उपयोग होता है, उसके लिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। ठीक, बहुत ज़्यादा अगर उपयोग हो जाएगा तो संसाधन संरक्षण नहीं होगा। क्यों? संसाधन का विवेकहीन, बिना सोचे समझे कोई उपयोग करता है। लोग क्या करता है? संसाधन का बिना सोचे समझे उपयोग करता है। जितना ज़्यादा मिला उतना संसाधन का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होता है कि संसाधन, जितना ज़्यादा अधिक संसाधन का उपयोग करेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होगा। इससे क्या होगा कि बिना सोचे समझे उपयोग करने पर संसाधन का स्तर नीचे होते जाएगा, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी आएगी। ठीक, संसाधन का विवेकहीन, बिना सोचे समझे उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे उपयोग करता है और अति उपयोग करता है, बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। जितना अधिक मिला संसाधन उतना अधिक उपयोग करता है। लोग बिना सोचे समझे उपयोग करता है, इसीलिए संसाधन संरक्षण क्या है? जरूरी है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? कि बिना सोचे समझे जो लोग उपयोग करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करता है, अधिक मात्रा में उपयोग करता है, इसीलिए क्या है? संसाधन संरक्षण जरूरी है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? समझ में आया कि संसाधन का विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। दूसरा क्या है कि आगे है 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में क्या हुआ था कि क्लब ऑफ रोम ने एक संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। 1968 ईस्वी में एक मीटिंग हुआ था, एक योजना आयोजित हुआ था, क्लब ऑफ रोम। उसमें क्या हुआ था कि संसाधन संरक्षण से संबंधित मीटिंग हुआ था। उसमें संसाधन संरक्षण से संबंधित वकालत किया गया था। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। कहाँ? क्लब ऑफ रोम में। ठीक, एक योजना बना था कि संसाधन संरक्षण से संबंधित क्लब ऑफ रोम में 1968 में उसकी वकालत हुई थी। ठीक, संसाधन संरक्षण से संबंधित वकालत कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। कहाँ? क्लब ऑफ रोम में। क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ था? 1968 ईस्वी में संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। दूसरा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक क्या है? पुस्तक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? सुमशेर। इसके लेखक कौन है? सुमशेर जी है।
इससे यह क्या है कि इस पुस्तक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक ये क्या है, संसाधन संरक्षण से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक, इसमें संसाधन संरक्षण से संबंधित बातें लिखी गई है कि कैसे संसाधन संरक्षण होगा, संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक में मिलता है। ठीक, इसका विवरण मिलता है। इसके लेखक कौन है? शुमशेर सिंह। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल कौन सी पुस्तक है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके लेखक कौन है? शुमशेर सिंह। शुमशेर सिंह, शुमशेर, इसके लेखक शुमशेर है। इससे क्या चीज़ से संबंधित है यह पुस्तक है? पुस्तक क्या चीज़ से संबंधित है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। इसके बारे में लिखा गया, संसाधन संरक्षण के बारे में स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में लिखा गया। इसके लेखक है शुमशेर। ठीक, आगे है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है। ठीक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है। संसाधन संरक्षण से संबंधित जो गांधी जी विचार दिए थे, क्या विचार दिए थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी का विचार था, क्या था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी का ये विचार था। ये विचार कहाँ था? गांधी जी का विचार कहाँ? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में गांधी जी के भी विचार प्रकाशित है। ठीक, यह किससे संबंधित है? संसाधन संरक्षण से संबंधित है। हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ तक समझ गए होंगे संसाधन संरक्षण क्या है, कि संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण नियोजित तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण विवेकहीन और संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। क्लब ऑफ रोम कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। क्यों? संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। इसमें क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ था कि 1968 ईस्वी में संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी। अब आगे है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक है, उसके लेखक शुमशेर जी है। उसके लेखक कौन है? शुमशेर जी है। यह क्या है? यह पुस्तक क्या है कि संसाधन संरक्षण से संबंधित बातें इसमें लिखी गई है। अब स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में जो क्या है, गांधी जी के भी विचार प्रकाशित है। गांधी जी ने क्या कहा था संसाधन के बारे में? कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले क्या हुआ था? स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में क्या हुआ था कि विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ? तो स्टॉकहोम में हुआ था। सर्वप्रथम स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में। जब विश्व शिखर सम्मेलन, इसमें क्या हुआ था कि जब पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया था तो विश्व में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां विश्व के सभी देशों के लोग वहां सम्मेलन में भाग लिए थे और इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातें की गई थी। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातें की गई थी। इसमें कैसे हम लोग को पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, किस तरीके से इसका उपयोग करें कि पर्यावरण संरक्षित रह सके और संसाधन का बचाव हो सके। ठीक, इसी विषय में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। कहाँ? तो स्टॉकहोम में। इसी सम्मेलन के बाद क्या हुआ था कि इसी सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? 5 जून को क्या किया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है?
5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण संरक्षित रह सके। ठीक, प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं लोग? पेड़ों को लगाते हैं। ठीक, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाते हैं ताकि पर्यावरण शुद्ध रह सके, पर्यावरण संरक्षण रह सके। अभी क्या होता है कि पेड़ों की बहुत अधिक कटाई होने के वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है। ठीक, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 1972 के बाद, जब सम्मेलन आयोजित हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन। उसके बाद क्या हुआ था कि 1972 के बाद, इसी सम्मेलन के बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अब क्या है कि आगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जून नहीं होगा, अप्रैल होगा। ठीक, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, उसी तरह 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से। इसके बाद क्या हुआ था कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ आंदोलन हुए थे। ठीक, कुछ आंदोलन हुए थे, बड़े बड़े आंदोलन हुए थे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। उस आंदोलनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। ये सभी आंदोलन क्या हुआ था? पर्यावरण से संबंधित था। पर्यावरण संरक्षण के बाद उठाए गए कदम इस आंदोलन थे। ठीक, आंदोलन था कि एक आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। इसका नेतृत्व कौन की थी? मेघा पाटेकर ने की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर ने की थी। मेघा पाटेकर से संबंध क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, इस आंदोलन में हम लोग इस आंदोलनों के बारे में डिटेल से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या। ठीक, नर्मदा बचाओ आंदोलन यह क्या था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि नर्मदा नदी में जो बनाए गए बांध बनाया जा रहा था। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा था, उससे क्या हो रहे थे? जो स्थानीय लोग थे, उस क्षेत्र में जो स्थानीय लोग थे, उससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे थे। ठीक, उससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे। बांध बनाने के कारण उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। वहाँ बहुत अधिक मात्रा में अब लोगों को घर छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। ठीक, इसके लिए मेघा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक, उसी के बांध बनाने के खिलाफ शुरुआत हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो विस्थापित हुए लोग था, वहाँ जो बांध बनाने के कारण लोग प्रभावित हो रहे थे, वही सब लोगों के लिए उसके अधिकारों के लिए लड़ना। ठीक, उसको जो पुनर्वास, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उसके लिए उचित मुआवजा दिलाना, इन सभी चीज़ों के मुख्य उद्देश्य था। वहाँ प्रभावित हुए लोगों को अपना अधिकार मिलना। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में नर्मदा बचाओ आंदोलन में हुआ था। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि नर्मदा नदी में जो बांध बनाया गया था, उसी से प्रभावित जो लोग थे उसके हक के लिए लड़ना, उसके अधिकार के लिए, उसके खिलाफ लड़ना। ठीक, नर्मदा नदी में बांध बनाए जाने के खिलाफ था, उसी के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो नेता था, इसका जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? मेघा पाटेकर कर रही थी और बाबा आमटे भी कर रहे थे। ठीक, इन सभी बातें नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अब दूसरा आंदोलन क्या चला था?
दूसरा क्या है कि चिपको आंदोलन। ठीक, चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि चिपको आंदोलन, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग समझ लेते हैं। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के एक जगह है, उत्तराखंड, पहले तो उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड अलग हो गया था 2000 ईस्वी में। तो अब उत्तराखंड का एक जगह है टिहरी गढ़वाल, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, पेड़ के संरक्षण के लिए, पेड़ के कटाव को रोकने के लिए क्या करते थे कि पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, लिपट जाते थे। ठीक, और वह कहते थे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग जब पेड़ को काटते थे, तब वहाँ पेड़ को कटाव को रोकने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ से जाके चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले मुझे काटना होगा तब आप पेड़ को काट सकते हैं। ठीक, पहले मुझे काटना होगा तब आप पेड़ को काट सकते हैं। इस तरह का डेडिकेशन था वहाँ के लोगों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। पेड़ के कटाव को रोकने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयास करते थे वो लोग कि हम पहले मुझे काटना होगा तब आप पेड़ को काट सकते हैं। ठीक, इसी तरह के डेडिकेशन था चिपको आंदोलन में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुणा कर रहा था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहा था। इसका शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। इसका नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें क्या हो रहा था कि पेड़ से लोग चिपक जाते थे, स्थानीय लोग वहाँ के पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ को काटने से रोकते थे, पेड़ के कटाव को रोकते थे। ठीक, इस आंदोलन में पेड़ से के कटाव से संबंधित बातें थी। ठीक, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन कृषि भूमि का विस्तार से है। ठीक, संदीप पांडे का संबंध क्या है कि वर्षा जल से का संचयन करना। उस संदीप पांडे क्या करते थे कि उसका पहल था कि वर्षा जल का संचयन करना और उससे जो कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। ठीक, पहले वर्षा का जल संचयन करता था, एक जगह एकत्रित करता था, एक जगह इकट्ठा करता था, उससे क्या करता था? कृषि योग्य भूमि का विस्तार करता था, उससे सिंचाई करते थे कृषि योग्य भूमि में। इसका पहल कौन किए थे? संदीप पांडे किए थे। सबसे पहले इसका पहल संदीप पांडे जी ने किए थे। किससे संबंध था? संदीप पांडे का संबंध किससे था? वर्षा जल संचयन कृषि योग्य भूमि का विस्तार से था। आप लोगों से पूछेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर से संबंधित है। दूसरा क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। वर्षा जल संचयन कृषि भूमि का विस्तार किससे संबंधित है? तो संदीप पांडे से संबंधित है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि आगे का टॉपिक है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था। नाम से ही पता चलता है कि कैसी अर्थव्यवस्था थी। ठीक, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब क्या है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि एक डाकू का मतलब क्या हुआ यहाँ कि जैसे हो गया चोर, एक होता है चोर। चोर क्या होता है कि चोर मतलब थोड़ा मोड़ा जो हल्का फुल्का चोरी करता है उसे चोर कहते हैं। ठीक, डाकू किसे कहते हैं? जो बहुत ही बड़े मात्रा में चोरी करता है, बहुत ही बड़े लेवल का चोरी करता है, उसे डाकू कहते हैं। ठीक, डाकू की अर्थव्यवस्था, इसका मतलब है कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। रॉबर्स इकोनॉमी, मानव एवं तकनीक की, मानव और तकनीक का शोषणात्मक प्रवृत्ति, मानव और तकनीक मिलकर जो संसाधन के साथ शोषणात्मक प्रवृत्ति करता है, संसाधन का दोहन करता है, बहुत अधिक शोषण करता है, उस प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मानव और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर क्या करता है? संसाधन का बहुत अधिक मात्रा में दोहन करता है, बहुत अधिक मात्रा में शोषण करता है। इसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? संसाधन का डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ठीक, रॉबर्स इकोनॉमी। रॉबर्स इकोनॉमी किसे कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कि मानव एवं तकनीक, मानव और टेक्नोलॉजी की शोषण प्रवृत्ति बहुत अधिक दोहन करता है, बहुत अधिक शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं, रॉबर्स इकोनॉमी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा कि रॉबर्स इकोनॉमी किसे कहते हैं?
मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक एवं दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे है संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है। पर्यावरण समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है? संसाधनों के बहुत अधिक दोहन से, संसाधनों का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे पर्यावरणीय समस्याएं उतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी। जितना अधिक संसाधन का उपयोग करेंगे उतना अधिक पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होगी। कैसे? कि जो संसाधन का उपयोग करेंगे उससे जो वेस्ट पदार्थ निकलेगा और उससे जो जहरीली गैस निकलती है वो क्या करता है? पर्यावरण में जाकर वहाँ प्रदूषित करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न करती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से उसका वेस्ट पदार्थ निकला, क्या हुआ कि दूषित जल क्या करता है? नदी में छोड़ देता है, तो उससे नदी क्या होती है? प्रदूषित होती है। जिससे वहाँ जो फैक्ट्री से जहरीली गैस निकलती है उससे क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक, इससे क्या होता है? पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे आगे चल के बहुत सारी समस्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से, बहुत अधिक उपयोग से क्या होता है कि पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आइए हम लोग समझते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भूमंडलीय तापन, मतलब वैश्विक तापीय, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग किसे मतलब क्या होता है कि वैश्विक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। वैश्विक तापमान क्या होता है? अब धीरे धीरे क्या होता है कि वैश्विक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। संसाधन का उपयोग करने से वैश्विक तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। ठीक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सभी चीज़ों से टेम्परेचर क्या है? दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, साल ब साल बढ़ते जा रहा है। जो वैश्विक तापमान है, पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है कि बढ़ते जा रहा है। अब गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी हो जाता है, लोग सहने लायक गर्मी नहीं होता। इसीलिए संसाधन का बहुत अधिक दोहन से, बहुत अधिक उपयोग से क्या होता है कि भूमंडलीय तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओजोन क्षय, दूसरा है ओजोन क्षय। ओजोन परत में की कमी होती है। कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है कि हमारे जो वायुमंडल में एक परत है, ओजोन परत, वो क्या करता है कि सूर्य से जो किरणें आती है, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है, हानिकारक किरणें क्या करती है कि पृथ्वी में अगर डायरेक्ट आएगा तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी। ठीक, लोग उससे बहुत अधिक बीमारियां होती है, जैसे चर्म रोग वगैरह। सूर्य से जो किरणें आती है, हानिकारक किरणें आती है, उससे बहुत अधिक बीमारियां होती है। उसी को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। ओजोन परत एक पतली लेयर होती है, ठीक, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। ठीक, ओजोन परत क्या करता है? सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है उसको क्या करता है? रोकता है, रोकने का काम करता है। और ओजोन परत क्षय होता है संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग करने से। पर्यावरणीय समस्या क्या है? ओजोन परत क्षय होता है। क्यों? जैसे कि हम लोग एसी, कूलर, फ्रिज, इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, उससे जो गैस निकलता है, हानिकारक गैस निकलता है, वह गैस पर्यावरण में क्या करता है? ओजोन परत को क्षय करता है। जैसे वाहन चलता है, गाड़ियाँ चलती है, हम लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कोयला जलता है तो उससे क्या करता है? प्रदूषित गैस जो निकलता है, हानिकारक जो गैस निकलती है, उससे क्या होता है? ओजोन परत में क्षय होता है, ओजोन परत में छिद होता है, उससे ओजोन परत कमज़ोर होता है, जिससे अब हम लोग बहुत अधिक मात्रा में लोग बीमारी चर्म रोग वगैरह बहुत अधिक अब बढ़ गया है। इसी से ओजोन परत क्षय होता है। दूसरा क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का अंधाधुंध दोहन करने से क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक, मृदा का क्षारण होता है, मृदा का कटाव बहुत अधिक बढ़ गया है। इससे क्या करना चाहिए? मृदा को रोकने के लिए हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मृदा क्षारण कम हो जाएगा। ठीक है, भूमि विस्थापन हो रहा है, अम्लीय वर्षा। अब क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है, पहले के अनुकूल अब अम्लीय वर्षा ज़्यादातर होता है। अब अम्लीय वर्षा होता है, वर्षा में एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। असमय ऋतु परिवर्तन, अब समय से पहले ऋतु परिवर्तन हो जाता है। अब समय से क्या होता है? पहले ऋतु परिवर्तन हो जाता है, गर्मी कभी कभी बारिश आ जाता है। इसीलिए
हम लोगों को संसाधन का अंधाधुंध दोहन न करके उसका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। उसका सोच समझकर उपयोग करने से क्या होगा कि संसाधन, एक तो संसाधन संरक्षण होगा, उसका नियोजित तरीके से उपयोग करने में संसाधन का संरक्षण होगा, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होगी। इससे हम लोग क्या होगा, वैश्विक तापमान कम होगा और ओजोन परत क्षय कम होगा, असमय ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन नहीं करना होगा। ठीक, सोच समझ कर उपयोग करना ही हम लोगों को सोच समझ कर उपयोग करना होगा, जिससे हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषित ना हो और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हीरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें।